हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। सो गाइस आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लरिकल मेंस के सेशन के ऊपर थर्ड लेक्चर, जो कि प्रीवियसली हमने लाइव लिया था बट अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गया है। तो मैं आप लोगों के लिए इसको री अपलोड कर रहा हूँ, तो फॉलो कीजिएगा। ओके। और अब से मेंस के जितने भी लेक्चर होंगे वो यूजुअली आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स में आपको मिलेंगे एवरी सैटरडे। ठीक है, तो फॉलो कीजिएगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है इसके अंदर, तो अच्छे से इसको फॉलो करें, समझें कि इन क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। प्रोसेस बहुत सिंपल रखेंगे। पहले हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो आप साथ साथ मेरे बना भी सकते हैं, ठीक है। और रिकॉर्डेड होने की वजह से आप वीडियो को अपनी जगह पे पॉज करके भी उस वीडियो को देख और सुन सकते हैं, ठीक है। तो और प्रोसेस को और क्वेश्चंस के पैटर्न्स को अच्छे से समझें। हर क्वेश्चन को मैं एक या दो बार तो जरूर रिपीट करूंगा, सो दैट आप लोगों को बार बार ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। बाइलिंगुअल भी पूरी रहेगी, ठीक है। इंग्लिश में भी बात करेंगे और हिंदी में भी बात करेंगे। तो सुनिएगा, इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, और आपका जो भी फीडबैक रहता है आफ्टर द सेशन जरूर कमेंट में मेंशन करके बताएं, ठीक है। सो गाइज, ये हमारा धुरंधर बैच है, धुरंधर 2.0, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर एसबीआई क्लरिकल मेंस 2021। इस बैच के अंदर हम लोग मेंस को फोकस करते हुए आप लोगों को पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करवा रहे हैं। इसमें तीनों सब्जेक्ट्स हम आपको टीच कर रहे हैं, क्यूए, इंग्लिश एंड एलआर। और इसके लिए जो कोर्स फी हमने रखा है वो है 1500 रुपीज, ओके। लेकिन अगर आप केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑप्ट आउट करते हैं तो उसका फीस है 800 रुपीज, ठीक है। तो काफी नॉमिनल रेट्स पे हमने रखा है ताकि हर कोई इसको अवेल कर सके। और जबरदस्त कोर्स है, जबरदस्त कंटेंट है, और पूरा एकदम एक्चुअल न्यू कंटेंट है। और साथ ही साथ इसमें काफी सारे मॉक टेस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे, सो दैट आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने का जो अप्रोच है वो वाइडली ओपनली आप इसको समझ सकें और क्लियर कर सकें, ठीक है। तो ये पर्सनलाइज बैच है, इंडिविजुअल फोकस के साथ पढ़ाया जाएगा, जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। और ये बैच लाइव भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आप अभी इस बैच के लिए एनरोल करते हैं तो आपको पुराने वीडियोज भी सारे मिल जाएंगे, और आगे आने वाले वीडियोज आप लाइव हमारे साथ देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस बैच को जरूर फॉलो करें, जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बैच है। अगर आप वाकई में सक्सीड करना चाह रहे हैं एसबीआई क्लरिकल मेंस के लिए, तो ये बैच इट्स परफेक्टली मेड फॉर यू, ओके गाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, अच्छे से इसको बनाएं। आराम से बनाएं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। छोटू सा केसलेट है, 2 क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे जा रहे हैं, देन यू हैव टू सॉल्व इट। चलिए, थोड़े ही सेकंड रह गए, बनने लायक क्वेश्चन है गाइस। दोनों क्वेश्चन 2 मिनट में पूरी तरह से बनने चाहिए और बनने लायक क्वेश्चन हैं। चलिए, टाइम अप हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुने। देखिए, यहां पे कहा गया है कि 18 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन x डेज एंड 22 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन x + 5 डेज। तो देखिए दोस्तों, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया गया है, इससे हमें इक्वेशन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। रीजन 2 है। एक तो हमारा जो डेज है वो अननोन है,
सेकेंडली इन दोनों का मैन और वुमेन का जो आपस का एफिशिएंसी है वो भी हमें दिया नहीं है। तो जब दो चीजें अननोन होती हैं तो इक्वेशन बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको हम कंसिडर अभी नहीं करेंगे। देखिए इसके बाद ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारा की स्टेटमेंट है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय 14 मैन एंड 11 वुमेन इन सेम टाइम इज 8:3। देखिए इस स्टेटमेंट में अगर आप गौर करते हैं यहाँ पे मैन वुमेन दोनों अलग अलग लोग हैं, ठीक है, बट इनका जो वर्क डन है उसका रेशियो दिया गया है और टाइमिंग को सेम रखा गया है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा बेस फॉर्मूला है ग्रुप वर्किंग का जो कि है m1d1 अपॉन w1 एंड दैट इज इक्वल टू m2d2 अपॉन w2। गॉट इट। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ मैन कितने हैं, कितने कह रहे हैं 14 मैन, तो 14 रखते हैं। डेज इक्वल रखे गए हैं तो 1 ही रख देता हूं। वर्क तो ये कितना वर्क कर रहे हैं, ये 8 वर्क करेंगे, दे विल वर्क 8 पार्ट ऑफ वर्क, दैट इज ओके, इक्वल्स टू m2d2, ठीक है। m2 यानी वुमेन, वुमेन कौन है 11 है। d यानी टाइम अगेन सेम है तो 1 ही रख देते हैं और इनके द्वारा वर्क डन जो है वो 3 है। समझ में आया। तो ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म होता है। 2 से कट करिएगा, 2 से ये जाएगा 7 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई इनके बीच में करेंगे। 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, 3 विल मल्टीप्लाई विथ 7, इट विल बिकम 21 मैन एंड दैट इज इक्वल टू 44 वुमेन। आई होप ये रिलेशन सबको क्लियर रहा होगा। इट मीन्स 21 मैन का जो एफिशिएंसी है वो 44 वुमेन के इक्वल होता है, यानी जितना काम 21 मैन मिलके करेंगे उतना ही वर्क 44 वुमेन मिलके करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट इसका बनता है। अब आते हैं, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, इसको समझे दोस्त गौर से, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैन और वुमेन दोनों की एफिशिएंसी हमें पता नहीं थी बट हम वो निकाल चुके हैं और एक्स अननोन था, 2 चीजें अननोन थी। अब एक चीज हम निकाल चुके हैं, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आपस में, तो बस इससे रिप्लेस कर देंगे। देखिए यहां पे 18 मैन तो ठीक बात है एंड दे फिनिश द वर्क इन x डेज m1d1 इक्वल्स टू, यहां पे इसने 22 वुमेन दिया है, तो इसको अगर हम मैन में कन्वर्ट कर दें यानी मैन से इसकी एफिशिएंसीज को रिप्लेस कर दें तो देखिए मेरे दोस्तों 44 वुमेन इज इक्वल टू 21 मैन, तो 22 वुमेन हाफ हो रहा है कि नहीं, तो ये भी हाफ हो जाएगा यानी 21/2 मैन के बराबर होगी। तो 22 वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो 21/2 मैन के इक्वल होगी, तो यहां रख दीजिए बस। तो 22 वुमेन की बजाय मैं 21/2 मैन रख सकता हूं इनटू दे आर टेकिंग x + 5 डेज। अब देखिए 3 से ये कट होगा 7 टाइम्स, 3 से ये कट होगा 6 टाइम्स, 6 2 12 हो जाएगा, तो इक्वेशन 12x इक्वल्स टू, देखिए 7 × x 7x होगा, इक्वल के उधर जाके माइनस में जाएगा, तो यहां मैं रख सकता हूं माइनस का 7x एंड दैट इज इक्वल टू 35। तो अगर आप देखें तो 5x इज इक्वल टू 35, इट मीन्स x की वैल्यू जो निकलेगी वो 7 आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन वही है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x वुड बी 7। ये क्लियर रहा सभी को। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन है, ओके, तो ध्यान में रखें इसको। इसके बाद आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कहता है 7 मैन एंड 44 वुमेन वर्कड फॉर 4 डेज, तो 7 मैन और 44 वुमेन जो हैं काम करती हैं 4 डेज में एंड लेफ्ट द वर्क एंड आफ्टर दैट 7 चिल्ड्रन कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज। तो एज पर द क्वेश्चन हम चलेंगे, तो इसको बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैन वुमेन और चिल्ड्रन 3 चीजें हैं। अब मैन और वुमेन का रिलेशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भैया 21 मैन इज इक्वल टू 44 वुमेन, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्वेश्चन तो इसी के ऊपर बेस्ड है, तो ये कंडीशन तो इस क्वेश्चन के लिए भी लागू होगी। और यहाँ पे देखिए वुमेन काम कितनी कर रही है 44 वुमेन, तो 44 वुमेन को आई कैन रिप्लेस विद 21 मैन इजीली। ये बात समझ में आई होगी। अब जो बताने जा रहा हूं प्लीज लिसन इट केयरफुली। देखिए काम करने के लिए लोग कितने लगाए गए, तो 7 मैन भी लगाए थे प्लस 21 मैन ये हो गए, तो यानी काम करने के लिए लोग अपॉइंट कितने हुए हैं, बेसिकली 28 मैन हो गए हैं, ठीक है। अब 28 मैन 4 दिन काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में ये कितना काम करेंगे, तो 28 × 4 करेंगे, इट मीन्स वर्क डन कितना हो गया 112। अब टोटल वर्क कितना है वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इनिशियली स्टेटमेंट पे आते हैं, 18 मैन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज, और x की वैल्यू 7 हम देख चुके हैं, तो इट मीन्स टोटल वर्क जो रहेगा मेरा मैन इंटू डेज, मैन यानी 18 इंटू डेज यानी 7 एंड दैट इज इक्वल टू 126। ये बात समझे कि नहीं। हाँ,
तो यानी अगर मेरा टोटल वर्क 126 था तो मेरा वर्क डन 112 हो चुका है, तो यानी रिमेनिंग वर्क क्या रहेगा, तो माई रिमेनिंग वर्क वुड बी 16, सॉरी 14, 14 यानी 14 वुड बी माई रिमेनिंग वर्क। अब ये वर्क डन कर कौन रहा है, तो ये वर्क डन कर रहे हैं 7 चिल्ड्रन इन 2 days, 7 चिल्ड्रन इन 2 days यानी M1D1 मिलके बनता है 14 ऑल्सो। इट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ चिल्ड्रन वुड बी 1, यानी चिल्ड्रन का जो एफिशिएंसी है 1 आएगा और मैन का भी एफिशिएंसी हम 1 ही मान के चल रहे हैं। इट मीन्स मैन और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी बराबर है, इक्वल है। तो ये यही कह रहा है कि 18 चिल्ड्रन पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो मेरे भाइयों टोटल वर्क कितना 126 है, डिवाइडेड बाय 18 चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन तो मैन की एफिशिएंसी बराबर ही है, तो अगेन डिवाइड होगा तो आंसर इसको भी 7 ही मिलेगा। सो माय करेक्ट आंसर इज 7 days। ठीक रहा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही प्यार से बना हुआ क्वेश्चन है और घुमा घुमा के रखा गया है। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप इसको बहुत इजीली बना ले जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये काफी बार रिपीटेड पैटर्न है जो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, कई बार। ठीक है, क्लियर। सो आई होप एवरीवन इज गॉट दिस। इसके ऊपर केसलेट बनना बहुत कॉमन चीज है, तो बैक टू बैक 1 या 2 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन एग्जामिनेशन इन दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रेडी रहिएगा, 2 मिनट का समय देंगे, बनाने की कोशिश कीजिएगा। आराम से बनाइएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। शाबाश, बनाइएगा गाइज। चलिए, समय हो गया है। आई होप बहुत सारे बच्चों ने इसको बनाया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले मेथड सिखाता हूँ, उसके बाद दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन को समझें, ठीक है। 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक तरफ एक मेथड, एक तरफ दूसरा मेथड रखेंगे। देखें, ये कहता है ए सोल्ड एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग X% ऑफ डिस्काउंट एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 44%। ठीक है, यानी एक आर्टिकल है जिसको अगर X% का डिस्काउंट दिया जाता है तो आपका प्रॉफिट जो है वो 44% बन जाता है। ठीक है, फिर ये कहता है हैड ही सोल्ड द आर्टिकल आफ्टर गिविंग 2.5% X% डिस्काउंट, यानी कि वो डिस्काउंट को चेंज कर रहा है। ठीक है, ये सेकंड डिस्काउंट नहीं है, इट्स नॉट कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, यानी X% की बजाय डिस्काउंट अगर 2.5x कर दिया जाए, ठीक है, तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट है वो 20 रह जाता है। तो वो कहता है बताइए आफ्टर गिविंग 3x% डिस्काउंट आपका प्रॉफिट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस केस के अंदर अगर आप समझेंगे तो यहां पे केवल और केवल सेलिंग प्राइस को बदला जा रहा है। यू आर जस्ट चेंजिंग द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट और MRP बोथ आर कॉन्स्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? यानी आप अपना ना तो कॉस्ट बदल रहे हो, ना ही अपना आप मार्क प्राइस बदल रहे हो। आर यू ओके विद दिस? इट मीन्स यू आर जस्ट चेंजिंग द सेलिंग प्राइसेस थ्रू डिस्काउंट and changing the profit as well.
तो हम यहां क्या कर सकते हैं, सिंस हमें प्रॉफिट की वैल्यू पता है, डिस्काउंट की वैल्यू अननोन है हमारे लिए, तो हम एमआरपी को 100 नहीं मानेंगे, हम क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस को हम 100 मान लेते हैं। ये कर सकते हैं। अब ध्यान से सुने ध्यान से समझें इस चीज को, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अब जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब मेरी बात समझें, अगर मेरा 100 कॉस्ट प्राइस है तो माई सेलिंग प्राइस वुड बी 144, और सेलिंग प्राइस जो मिलता है वो एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद मिलता है। तो गाइज आप ऐसा सोच सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमआरपी। इज दिस क्लियर? तो गाइज पहली कंडीशन के अंदर हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 144 है, और हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं x परसेंट का दे रहे हैं, तो इसको मैं 100 माइनस x लिख सकता हूं परसेंट ऑफ एमआरपी, सिंस एमआरपी इज अननोन वैल्यू फॉर अस। ठीक बात है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। अब दूसरा देखें कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये है कि आप डिस्काउंट 2.5% कर देते हैं, 2.5x% सॉरी। तो अगर हम देखें तो इस केस में हमारा प्रॉफिट 20% है, इट मीन्स आवर सेलिंग प्राइस वुड बी 120 एंड दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 2.5x% ऑफ मार्क प्राइस। ये बात समझ में आ गई होगी, ये मेथड है हमारा। अब आप एक चीज देखिए, एमआरपी ना तो हमें पता है, ना ही पूछी गई है, ना ही हमें निकालनी है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें आपस में, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो इसमें से एमआरपी वाला जो ये क्वोशंट है वो निकल जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एमआरपी तो कांस्टेंट है, और ये भी डिवीजन में, ये भी डिवीजन में, तो आपस में कट हो जाने हैं। ठीक है, अब हमारे पास केवल एक अननोन कंपोनेंट रह गया विच इज एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये नंबर 12 से कट होगा, ये जो आपका नंबर है ये 12 से कट हो जाएगा, 12 के 24 से ही चला जाएगा, ये 6 टाइम, और 24 से ये चला जाएगा 5 टाइम्स। क्रॉस कर दें तो 6 into 100 will become 600 minus 6 into 2.5 will become 15x and that is equal to 5 यहाँ चला गया तो ये बनाएगा 500 minus 5x। अब ये देखिए जो 10x ये 15x इधर भेज दें तो ये प्लस में जाएगा, तो प्लस 15x minus 5x will become 10x and that is equal to 100. It means x is equal to 10। यानी कि मेरे दोस्तों x का जो वैल्यू आएगा वो 10% आ जाएगा, और ये परसेंटेज में ही निकलेगा। ये बात समझ में आई हो तो इज इट क्लियर? यानी कि अगर मेरा x 10% है तो यानी कि गाइज ये जो होगा ये 90% के बराबर होगा, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट 90% का दे रहे हैं इट मीन्स योर सेलिंग प्राइस वुड बी 90%। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भैया 90% इज इक्वल टू 144, तो 100% इट मीन्स एमआरपी कितना होगा, तो 160 आ जाएगा। सो गाइज योर एमआरपी वुड बी 160। अब ये कहता है अगर 3x% का डिस्काउंट दे, यानी 30% का डिस्काउंट दे दे, तो मेरे दोस्तों 160 के ऊपर 30, तो 160 का 30% जो होगा 148 हो जाएगा। अगर इतना डिस्काउंट दे दे तो हमारा सेलिंग प्राइस वुड बी 112, तो इन दिस योर प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी 12%। सो योर आंसर इज 12%। सो 12% करेक्ट आंसर है, 12% वुड बी योर करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आई या नहीं? ये मेथड से हो गया। इज द थिंग इज क्लियर विद मेथड। आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करेंगे आगे क्या होता है। सेकंड मेथड बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुने, इसको मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा, ठीक है? सो डोंट बी वरीड। सेकंड मेथड पे ध्यान दें। सेकंड मेथड क्या कहता है? मेथड नंबर 2। ओके, मेथड नंबर 2 पे फोकस करें थोड़ा सा। देखिएगा, मान लीजिए क्यों ना मैं अपने कॉस्ट को, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कॉस्ट और एमआरपी हमारे दोनों सेम है कि नहीं? आपको याद है मैंने एक चीज बता रखी है आप लोगों को, कॉन्कर बैच अगर आप देख रहे हैं तो, कि भैया मार्कअप इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट होता है। याद है या नहीं? इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू? अब एक चीज समझें, यहां पे डिस्काउंट x% है, बट वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों ही केसेस में एमआरपी तो सेम है। अगर डिस्काउंट को आप x और 2.5x कर रहे हो, यानी आपकी डिस्काउंट वैल्यू भी 2.5 गुना हो रही है। तो एक बात समझें, अगर पहले का प्रॉफिट, फर्स्ट केस में प्रॉफिट अगर 44 रुपीज है, और फर्स्ट केस में ही x% डिस्काउंट को सपोज में d मान लू, सपोज, और सेकेंड केस में योर प्रॉफिट इज 20,
प्लस डिस्काउंट विल बिकम 2.5D, क्योंकि डिस्काउंट भी 2.5 गुना होगा, परसेंटेज 2.5 गुना हो रहा है तो डिस्काउंट भी 2.5 गुना होगा। रीजन बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग अवर मार्क प्राइस। ठीक है ना, एक सिंपल सा लॉजिक से समझाता हूं, समझ में आएगा। मान लीजिए एमआरपी 300 रुपए का है सपोज, और आप डिस्काउंट दे रहे 10% का, तो आपका डिस्काउंट वैल्यू 30 होगा। और अगर मैं एमआरपी यही रखता हूं और डिस्काउंट को डबल कर देता हूं, यानी 20% कर देता हूं, तो मेरा डिस्काउंट भी तो डबल हो जाएगा ना मेरे भाई। तो 10% से 20% हो रहा है, डबल हो रहा है, डिस्काउंट का परसेंटेज डबल हो रहा है, तो डिस्काउंट की वैल्यू भी तो डबल हो रही है, बिकॉज वी आर हैविंग अनचेंज्ड एमआरपी। ठीक हो गया, तो ये इक्वेट कर दीजिए, 20 इधर, डी इधर भेज दें। तो अगर मैं 20 इधर भेजता हूं तो 44 माइनस 20 विल बिकम 24, डी उधर भेजता हूं दिस विल बिकम 1.5D। तो इससे हमें डी की वैल्यू मिलती है गाइस 16, यानी हमारा डिस्काउंट कितना है फर्स्ट केस में 16 का है। तो अगर मैं अपने कॉस्ट को सपोज 100 मान रहा हूं, इन दैट केस माई सेलिंग विल बी 144 एंड माई डिस्काउंट यानी सॉरी एमआरपी विल बी 160 आ जाएगा। अब वो कहता है कि डिस्काउंट को अगर 3 गुना कर दे, x% से 3x कर दे, अभी 16 था तो 16 का 3 गुना कर दे यानी 48 कर दे, तो इन दैट केस योर सेलिंग प्राइस वुड बी 112, इट मीन्स योर प्रॉफिट इज 12%। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, तो बहुत आसान तरीका था, इससे आप बहुत इजीली जा सकते थे। तो यहाँ इसको अप्लाई करने के लिए दैट मेथड शुड बी वेरी एक्यूरेट, ये याद होना चाहिए आपको। मार्कअप इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट। कॉन्कर बैच में जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था, मैंने कहा था बहुत बार ये टेक्निक यूज होती है बट हमें पता नहीं चलता है। ठीक है ना, जैसे इस कंडीशन में हुआ था, मार्कअप और कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों को कांस्टेंट रखा जा रहा था, यू आर जस्ट चेंजिंग योर सेलिंग प्राइस। ओके, तो उसकी वजह से प्रॉफिट घट और बढ़ रहा था। समझ में आ रही है बात? तो बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व कर देने का। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, पहला वाला मेथड काफी सारे बच्चों को दिक्कत क्रिएट कर सकता है, लेकिन बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बेसिक हमारा है। मैंने क्या कहा, सिंस हमें प्रॉफिट परसेंटेज की समझ थी, कई बच्चों को लगेगा सर मार्क प्राइस को 100 क्यों नहीं मान रहे हैं हम? मार्क प्राइस इसलिए 100 नहीं माना बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। तो हटाएंगे क्या, 100 में से x थोड़ी घटाते बैठूंगा, इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। समझे? हमने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस को 100 एज्यूम कर लिया, तो इन कंडीशन नंबर 1 योर सेलिंग प्राइस हैज टू बी 144 सिंस योर प्रॉफिट इज 44%। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो होती है वो कहां से मिलती है हमें? सेलिंग प्राइस हमें मिलती है एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद। ठीक हो गया, तो यस, इसी का मतलब वही था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस D% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक रहा? अब समझे? अब डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें तो x दिया है, पहला वाला जो हमारा डिस्काउंट है वो x था, तो हमने इक्वेशन किया कि भैया 144 इज इक्वल टू 100 माइनस x% ऑफ एमआरपी। दूसरा केस भी यही था कि डिस्काउंट 2.5x% हो जाए। समझिएगा इस चीज को, डिस्काउंट आपका 2.5x% हो जाए, तो इन दैट केस प्रॉफिट इज 20%। तो मैंने अपने सेलिंग प्राइस को 120 एज्यूम किया। 120 एज्यूम कर लेने से हमारा जो इक्वेशन बना विद एमआरपी ऑफ सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा, तो 100 माइनस 2.5x% ऑफ एमआरपी। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, प्लस या माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इक्वेशन में प्लस माइनस है ही नहीं, इक्वेशन सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में बनी हुई है। कई बच्चों को ये लग सकता है कि सर प्लस और माइनस क्यों नहीं किया, तो प्लस और माइनस तब करते हैं जब इक्वेशन में प्लस या माइनस हो रहा हो, दो अननोन वेरिएबल। यहाँ तो दोनों अननोन वेरिएबल एक तरह से मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस केस में डिवीजन करना बेहतर रहेगा और इससे एमआरपी हमारा कट हो जाएगा, हमें निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो एमआरपी से एमआरपी कट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 24 से डिवाइड हो रहे थे 6 और 5 से, क्रॉस किया, आंसर मिला एक्स की वैल्यू 10%। एक्स की वैल्यू 10% का मतलब है आपका जो सेलिंग प्राइस है 90% होगा, एंड दैट इन दैट केस योर सेलिंग प्राइस इज 144, सो 100% इज इक्वल टू 160, योर आंसर इज देयर। ठीक है, और एमआरपी 160 आ गया और डिस्काउंट 3x% कर रहे हो यानी 30%, सो 30% ऑफ 160 इज 48, सो योर न्यू सेलिंग प्राइस इज 112। सो बहुत आसान क्वेश्चन था, डुएबल क्वेश्चन था, बस क्लिक होने के ऊपर होती है चीजें। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, 2 मिनट का समय दूंगा, आराम से बनाइएगा। बनाइएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या होगा इसका आंसर।
बनाए बनाए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट बदल रहा है। अगर आपने कॉन्कर बैच अटेंड किया है तो मैंने वहां पे बहुत डिटेल में ये प्रोसेस सिखाई थी। फोर्टी 47 सेकेंड्स बचे हैं, अच्छे से बनाइएगा। चलिए, समय हुआ है, समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कहा गया है। आई होप बहुत सारे बच्चों के आंसर आए होंगे, जिसके नहीं आए हैं या जिसको नहीं समझ में आया लैंग्वेज क्या थी या किस तरह से इसको अप्रोच करना है, प्लीज लिसन इट केयरफुली। ये कहता है ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपी 3600, 2400 एंड 1800। तो यानी तीन लोग हैं, तीनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन अमाउंट के साथ में, दैट इज देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक बात है। उसके बाद ये कहता है आफ्टर 6 months A invested रुपी 400 and B and C invested in the ratio of 2:3। यानी A जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 400 रुपए का है, और B और C जो इन्वेस्ट करेंगे उनका अनुपात 2:3 है। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आई होंगी चीजें। अब इसको ध्यान से समझें जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम इनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स को लेके चलते हैं। तो गाइज A, B और C, तीन लोग हो गए। अब ध्यान से समझेंगे इनको, ठीक है। तो देखिए इनमें हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। हमारे दिमाग में जो कॉमन फैक्टर रहता है कि 100 हटा दो यार, ये 2 जीरो जो है, नहीं ऐसा मत करिए, इससे कैलकुलेशन कम कहाँ होगी। 36 लेके चलोगे कैलकुलेशन तो वही रहेगी। हमें ऐसी वैल्यू हटानी होती है जो सभी में कॉमन हो। जैसे देखिए जितने इन्वेस्टमेंट हमें दिए गए हैं चारों, अगर तीनों के इन्वेस्टमेंट देखें, एक का 3600 है, एक का 2400 है और तीसरे का 1800 है। इवन चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें सिर्फ ए का मालूम है, तो ए को अगर मैं 400 देखूं तो हमें ऐसा कॉमन फैक्टर लेना है जो सभी में, जितनी भी वैल्यूज हमें दी गई है सब में कॉमन हो। तो इन सब में कॉमन जो वैल्यू है वो 200 है। तो इट मीन्स अवर कॉमन फैक्टर कुड बी 200। ठीक है, तो यानी ए का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 18 होगा, बी का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 12 होगा, और सी का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 9 होगा। ये बात समझ में आई? हाँ। इसके बाद ए का जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट इसका 6 मंथ के लिए होगा। ये बात समझते हैं, फॉर 6 मंथ। आगे बढ़े ए का जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो 400 का है, तो हमारे लिए कॉमन फैक्टर 200 निकल चुका है, यानी ए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट 2 का होगा। तो यानी 18 ऑलरेडी था, 2 एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, यानी ये 20 बन जाएगा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। आई होप ये समझ में आया होगा। सेम विद बी, बी का एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी 6 मंथ के लिए है। उसके बाद बट बी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 2x कर रहा है, इसको हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। ठीक है ना, तो यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि ये 200 है कि ये 300 है, क्या है मुझे नहीं पता। हम क्या लेके चलते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इसका 2x लेके चलते हैं, और दिस इज ऑल्सो फॉर 6 मंथ, बट एडिशनल है तो ये 12 + 2x बन जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा सी की बात करें तो सी का जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो 9 तो रहेगा ही रहेगा इनिशियल 6 मंथ के लिए, तो इसका जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट रहेगा 3x होगा, तो 9 + 3x एंड दैट इज ऑल्सो फॉर 6 मंथ। अब आप एक चीज नोट करें, सभी में 6 कॉमन है, सब में 6 कॉमन है। कट करते हैं, अब इनको ऐड कर देते हैं आपस में। तो 18 + 20 विल बिकम 38, 12 + 12 24 + 2x, बी का प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, और सी का प्रॉफिट रेशियो विल बी 18 + 3x।
ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये इन तीनों के फाइनल प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, फाइनल प्रॉफिट शेयर। ये बात समझ में आ गई क्या? अब हमारे पास प्रॉफिट के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ ये लाइन समझ लें, यहाँ पे आउट ऑफ दैट ऑफ एज प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज एज प्रॉफिट। हाँ, शायद अगर इसकी वजह से कोई दिक्कत हुई हो, ठीक है, तो दिस इज एज प्रॉफिट। तो ए का प्रॉफिट है, वो स्मॉल में रह गया इसलिए दिक्कत हो गई। तो देखिए 10,400 है ए का प्रॉफिट, एंड दैट इज द टोटल प्रॉफिट इज 39,000। तो अगर हम इसको रेशियो में बदलें, 2 0 से 2 0 कर 13 से ये जाएगा, 13 से आई थिंक ये डिवाइड होगा 8 टाइम्स, और 13 से ये जाएगा 30, और फिर 2 से कट होगा, तो यानी ये बन के आता है 4/4 15। इसका मतलब ये है अगर ए का प्रॉफिट शेयर 4 है तो बी एंड सी का जो प्रॉफिट शेयर रहेगा दैट विल बी 11 ना, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 15 है इन दैट केस। अगर ए का प्रॉफिट 4 है देन बी एंड सी का जो प्रॉफिट रहेगा दैट वुड बी 11, 15 - 4 11। अब बस इससे इक्वेशन बना लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ए का जो प्रॉफिट शेयर है वो 4 है, डिवाइडेड बाय 11 होगा, एंड दैट इज इक्वल टू ए का प्रॉफिट शेयर एज पर एक्स वैल्यू वो 38 आ रहा है, और इन दोनों का प्रॉफिट्स ये आ रहा है 42 + 5x। ये चीज क्लियर रही होगी। अब देखिए इनमें कॉमन 2 कट हो रहा है, यहीं पे कट कर दीजिए, जितना छोटा इक्वेशन होगा उतना आसान हो जाता है सॉल्व करना। क्रॉस कर दें तो 11 × 19 अगर हम करेंगे तो आई थिंक ये निकल के आएगा 209, और 42 + 5x × 2 होगा तो ये बनाएगा 84 + 10x। 84 को इधर माइनस में भेज देंगे तो ये बन के निकलेगा 125, एंड दैट इज इक्वल टू 10x। इट मीन्स वैल्यू ऑफ x निकल के आएगी आपकी 12.5। ये बात समझ में आ गई क्या? x का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट वुड बी 12.5। अब क्वेश्चन क्या था? फाइंड द एडिशनल इन्वेस्टमेंट डन बाय बी आफ्टर 6 मंथ। तो यानी 6 महीने के बाद बी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, बी का एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम 2x लेके चले हैं और x की वैल्यू 12.5 आ गई है, तो बी का जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा वो 25 हो जाएगा एक तरह से। हाँ, 12.5 × 2 यानी 25, बट हमें वैल्यू चाहिए। तो याद रखें हमने कॉमन फैक्टर क्या निकाला था? 200। तो इसमें भी 200 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसको और 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट बीज एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच इज 5,000, 5,000 रुपए। सो द करेक्ट आंसर वुड कम एज 5,000, 5,000 रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट बी ने किया है। बात समझ में आ गई? आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस कंसेप्ट। तो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट था, बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट था, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते थे। ठीक है, एक एक स्टेप मैंने आप लोगों को बहुत आराम से बताया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इंग्लिश के अंदर, सो दैट जो हमारे जो इंग्लिश समझने वाले मेरे दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो मैं एक बार फाइनली एकदम धीमे धीमे रिपीट करूँगा, सो दैट आप लोगों को कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, दिमाग में एकदम पूरी तरह से छप जाए और बैठ जाए। देखिए मेरे दोस्तों, ये क्या कह रहा है? ए बी एंड सी started a business by investing 3,600, 2,400 and 1,800. ठीक है, that is their initial investment, 36, 24, 1,800. ठीक है, and after 6 months, A invested ₹400 more, यानी A ने 6 महीने के बाद 400 रुपए और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, and B and C invested in the ratio of 2:3, यानी B और C ने 2 और 3 के अनुपात में एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया। Is it clear? अब समझें इसको। तो हमने क्या कहा? व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन अ कॉमन फैक्टर आउट ऑफ ऑल द गिवन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो दी गई है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दैट? 3,600, 2,400, 1,800. गॉट इट? एंड दिस इज 400. दिस इज दीज आर आवर वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन. सो वी हैव टेकन कॉमन फैक्टर फ्रॉम ऑल द वैल्यूज. तो ऑल द वैल्यूज इफ वी inspect, we get the common factor as 200. 200 would be our common factor. So now A's initial investment would be 18, B's initial investment would be 12, and C's investment will be 9. Is this clear? So they have invested for initially 6 months, 6 months and 6 months. Now after 6 months A invested ₹400. तो 6 महीने के बाद A ने 400 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो 400. So what would be the, after getting the common factor, what would be the value? 400 divided by 200, it means 2. So A's additional investment is 2. So 18 plus 2, it will become 20. And this is also for remaining 6 months. Additional investment of B would be 12 plus 2x. Since they are investing into the ratio 2:3. So B's initial investment we have assumed as 2x. Is it clear? So 12 plus 2x,
and this is also for 6 months, and C's additional investment is 3x. So 9 plus 3x is for 6 months. In all the ratio, 6 is a common factor, so we can take it common and we can cut it out. So now the final profit ratio would be 38, 24 plus 2x and 18 plus 3x. I hope everyone has got this. Now they have given you the total profit, and this is the A's profit. A's profit is 10,400. Okay, so A's profit would be 10,400. So we will convert it into the ratios. 10,400 divided by 39,000, the ratio will come as 4:15. It means A's profit is 4, then total profit is 15, then B and C profit is 11. So now we'll get it done the ratio. 4 upon 11 divided is equal to 38. A's profit is 38 and B and C's profit is 24 plus 18, 42, 2x plus 3x, 5x. We will make the cross multiplication. So after that we get the value of x as 12.5. So value of x is 12.5. 12.5, it means B's initial investment would be 2x. It means 25. And we have already get the common factor as 200. So 25 into 200, it will become 5,000. So my answer would be 5,000. क्लियर हुआ गाइज? तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, घुमा सकता था अगर आप ढंग से इसको बनाते तो बहुत अच्छी से इसका आंसर निकल जाता था. नेक्स्ट वन, ट्राई दिस आउट. इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें गाइज, क्या होगा. हालांकि ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट या लेंदी नहीं है, फिर भी बट ट्राई करें. कई सारे बच्चों को दिक्कत जा सकती है एलसीएम एचसीएफ को सॉल्व करने में, बट हमने अपने कॉन्कर बैच में मैंने बहुत अच्छे से एचसीएफ एलसीएम आप लोगों को सिखाया है. तो गिव अप मत कीजिएगा, एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. चलिए चलिए गाइज, चलिए सॉल्व करते हैं गाइज. इस क्वेश्चन को समझिएगा. देखिए दोस्तों, इसने क्या कहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 114. यानी आपके पास दो नंबर है जिनका सम यानी एडिशन इज 114 एंड एलसीएम एंड एचसीएफ दोज नंबर इज 504 एंड 6. गाइज एचसीएफ जो होता है दैट इज द कॉमन फैक्टर, यानी उन दोनों नंबर जो भी दोनों नंबर होंगे दे विल बी मल्टीपल ऑफ 6. क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही जो नंबर रहेंगे उनका एचसीएफ 6 है. इसका मतलब यह है दोनों नंबर 6 के मल्टीपल में होने चाहिए. तो हम क्या करते हैं, अपने फर्स्ट नंबर को वी कैन अज्यूम एज 6x और जो सेकंड नंबर है उसको हम अज्यूम कर सकते हैं एज 6y. ठीक है, अजम्पशन x और y नहीं होना चाहिए. योर अजम्पशन हैज टू बी 6x एंड 6y. अब ये कहते हैं दोनों नंबर का जो सम है यानी 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 114 है. तो अगर आप इन दोनों में से 6 कॉमन लेंगे तो आपको x प्लस y जो मिलता है वो मिलेगा 19. यानी दोनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर का सम है, मतलब जो कॉमन फैक्टर के अलावा जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कॉमन नहीं है उनका सम वुड बी 19. पहला पार्ट समझ में आया. उसके बाद दो नंबर्स के लिए सिंपल सा लॉजिक होता है गाइज. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड देयर एलसीएम। हमेशा वैलिड रहता है बट इट्स ओनली फॉर टू नंबर्स। तीन होंगे तो ये अप्लाई नहीं होता। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली टू नंबर्स। तो देखिए दो नंबर्स को हम मान के क्या चलेंगे, 6x इंटू 6y एंड दैट इज इक्वल टू एचसीएफ इज 6 एंड द एलसीएम इज 504। तो 6 कॉमन चीज कट हो गई, 6 से 504 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 84। इट मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू निकल के आएगा 84। ये बात सही होगी। दिस इज अवर सेकेंड थिंग। तो ऐसे कौन से नंबर्स के पेयर हैं जिसमें x और y यानी इनका प्रोडक्ट 84 हो और इनका एडिशन 19 हो। तो ऐसा नंबर हमें निकल के मिलता है 12 एंड 7। इट मीन्स गाइज दोनों नंबर का जो रेशियो रहेगा दैट वुड बी 12:7, क्योंकि 6 कॉमन फैक्टर तो कट हो जाएगा, इंटू 6। तो ये जो दोनों नंबर निकल के आएंगे, एक 72 होगा और एक 42 होगा। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, ये कहता है फाइंड द लार्जर नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द स्मॉलर नंबर। तो ये कहते हैं लार्जर नंबर कितना ज्यादा है स्मॉलर से। तो देखिए दोनों नंबर का रेशियो अगर हम देखें तो 12:7 है। तो जो आपका लार्जर नंबर है स्मॉलर नंबर से कितना मोर है, तो 12 और 7 में क्या डिफरेंस है, 5/7। तो 5/7 हमारा आंसर होगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इट वुड बी 71.42। सो द करेक्ट आंसर इज अप्रोक्सीमेट 71.42%। समझ में आ गया होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ये वाले, बनने चाहिए, डुएबल होते हैं, आसानी से बनने लायक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ट्राई दिस आउट। इसको बनाने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन बहुत आराम से बनाइएगा। चलिए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, अ पर्सन इन्वेस्टेड 4800, यानी ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। इन्वेस्टेड अमाउंट इज ऑलवेज अ प्रिंसिपल इन स्कीम ए फॉर 2 years, ऑफर R% ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। गॉट इट, क्लियर। तो यानी ये कहता है अ पर्सन इन्वेस्टेड 4800 इन स्कीम ए फॉर 2 year, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दैट वुड बी R%, दैट इज अननोन फॉर अस, एंड ऑब्टेन 1548 एज इंटरेस्ट। तो यानी इसने आपको इंटरेस्ट की अमाउंट भी दे रखी है और प्रिंसिपल भी दे रखा है, तो इससे हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो भैया हमारा रेट कितना होगा, तो रेट होगा 1548 डिवाइडेड बाय 4800 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 20 से 20 कट होगा, 12 से आई थिंक ये जा रहा है, ये 4 टाइम्स 12 से ये जाएगा 129। 129 बाई 4 का मतलब हो जाता है आई थिंक 32.25। तो यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट है। ध्यान से समझे। तो देखिए 2 साल के लिए 32.25% इफेक्टिव इंटरेस्ट किस रेट पे मिलता है आपको, तो ये होता है 15%। तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ आर वुड बी 15%। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये डायरेक्ट कैसे आया,
तो भैया जाइए कॉन्कर बैच में कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला लेक्चर जो मैंने लिया है वो जाके बिंदास देखिए, तो वो आप ही के लिए है जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो प्लीज़ जाके देखिए, डिटेल में समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैल्यू समझ में आएंगी, ठीक है। आगे मूव करते हैं। फिर ये कहता है ही टेक्स आउट सम अमाउंट फ्रॉम दैट एंड इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन अनदर स्कीम। तो यानी दोस्तों इसको अमाउंट कितना मिलेगा, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 4800 प्लस 1548, अगर मैं इनको एडिशन करता हूं तो ये अमाउंट देता है 6348। दिस इज अवर अमाउंट। अब वो कह रहा है कि इसमें से वो कुछ अमाउंट निकाल लेता है, यानी कुछ वैल्यू को रिमूव कर देता है, विड्रॉ कर देता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग बची हुई अमाउंट है सपोज पी, उसको री इन्वेस्ट करता है एट 5 ईयर्स फॉर 5 ईयर्स एट R-7%। तो गाइज ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ये 5 साल के लिए होगी एट R-7। तो R कितना था 15, 15 माइनस 7 यानी 8%। तो इट मीन्स योर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 40%। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 40%। तो ये कह रहा है नाउ द अमाउंट बिकम्स 7840। इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट अमाउंट, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट। ये बात कर रहे हैं अमाउंट के बारे में। तो गाइज अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है और मेरा इंटरेस्ट 40% है, इट मीन्स माई अमाउंट हैज टू बी 140%। सिंपल सा लॉजिक है। 140% किसके बराबर है, 7840 के बराबर है। तो 100% कितना होगा, तो आपको लगाया गया इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो 0 से 0 कट होगा, 14 से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको तो ये जाएगा 56। तो यानी कि वैल्यू ऑफ पी विल बिकम 5600, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द अमाउंट ही टेकन आउट फ्रॉम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम में। तो यानी ए स्कीम से जो अमाउंट रिसीव हुई थी उसमें से कितना पार्ट निकाला गया, यानी ये एक्स पार्ट की बात कर रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, 6348 में से 5600 को सब्ट्रैक्ट कर दें। 6348 माइनस 5600, तो इट विल गिव यू 48, और 63 माइनस 56 विल गिव यू 748। सो द करेक्ट आंसर इज 748। आई होप सबको समझ में आया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज 748। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेंदी नहीं, थोड़ा सा लेंदी कह सकते हो आप क्योंकि स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा, बट डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है ना। बट अगेन लैंग्वेज की समझ होनी बहुत ज़रूरी है, सही जगह पे सही चीज़ पढ़ी हुई होनी चाहिए और क्लिक होनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी खत्म नहीं हो रहा है, इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर दोज स्टूडेंट हु आर अटेंडिंग दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को शेयर करें, लाइक भी कर दें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों को भी इनिशिएट करें कि यार उन तक भी पहुँचाएँ, ठीक है। चलिए गाइज इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वांटिटी 1-2 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश कीजिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब इसको समझेंगे, ठीक है। समय हो रहा है, बनने लायक क्वेश्चन था इतनी देर में। देखिए इसमें क्या कहा है, दे हैव गिवन यू ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। तो ए और बी जो है वो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये कहता है ए और बी का जो रेंज है वो इन बिटवीन 7 and 3 होगा, यानी ए और बी दोनों ही वैल्यू 7 से कम होंगी और 3 से मोर होंगी। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, तो गाइज 4, 5 and 6। और इसने ये भी क्लियर किया है कि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होगी, यानी ए विल बी लार्जर देन बी।
ये भी बहुत क्लियर किया है। तो देखिए गाइज, अगर सपोज मैं b का वैल्यू 4 लेता हूं, तो इन दैट केस a का जो वैल्यू है वो 5 और 6 दोनों हो सकता है। लेकिन अगर मैं b का वैल्यू 5 रखता हूं तो a की वैल्यू केवल और केवल 6 ही हो सकती है। इज दिस क्लियर टू ऑल? हाँ, तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर रही होंगी। अब बात करते हैं क्वांटिटी 1 2 क्या कह रहा है। क्वांटिटी 1 हमें कह रहा है 4a³ b और क्वांटिटी 2 हमें कह रहा है 2a² b²। ठीक है, हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे क्यूब वैल्यू है, क्यूब वैल्यू ऑब्वियसली थोड़ी सी लार्ज होती है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे a और b की मिनिमम वैल्यू रख के देखते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ a एंड b रख के देखते हैं। मिनिमम वैल्यू रखने से क्या होता है, क्योंकि ये तो वैसे ही लार्ज होनी चाहिए, और अगर मिनिमम वैल्यू रखने से भी ये बड़ी आ रही है, इट मीन्स इसकी सारी वैल्यूज बड़ी होंगी। और यहाँ पे स्क्वायर्स हैं जो कि थोड़ा सा स्मॉलर होता ही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, a और b का मैक्सिमम वैल्यू रख के देखेंगे। ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू रखने से ये इससे ग्रेटर हो गया तो फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो आंसर सी एंड डी हो जाएगा, नो रिलेशन हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन को करने का बेहतर तरीका होता है। अब समझें इस चीज को। देखिए 4a³ b, ध्यान से समझें, तो यहाँ पे हम इनकी लेंगे मिनिमम वैल्यूज। तो a और b की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो b की मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है और a की मिनिमम वैल्यू 5 हो सकती है। करेक्ट है, तो हम b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 5 रख के इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 4a³ 5 का क्यूब यानी 125 और b इज 4। तो गाइज ये अगर आप देखते हैं तो 125 इंटू 4 500, 500 इंटू 4 यानी 2000 बन के निकलता है। तो इट मीन्स योर क्वांटिटी 1 इज 2000, उसकी मिनिमम वैल्यू 2000 है। क्वांटिटी 1 की जो मिनिमम वैल्यू बनेगी दैट वुड बी 2000। बात समझे? आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी 2, तो इसके लिए हम a और b की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। तो a की मैक्सिमम वैल्यू कुड बी 6 और b की मैक्सिमम वैल्यू कुड बी 5। ये रख के देखते हैं। तो a² b² है, तो 2a² यानी 36 इंटू b² यानी 25, तो इसकी वैल्यू 1800 आती है। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1800 है, यानी बाकी सारी वैल्यू इससे कम ही होंगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू ही 2000 है और बाकी वैल्यू इससे बड़ी ही होंगी। इट मीन्स हर वैल्यू के लिए Q1 शुड बी ग्रेटर देन Q2 होगा। तो यानी इसकी जो आंसर निकलेगी वो 1 होगी। ठीक है, ये थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम का अप्रोच होता है। इसके अलावा इसमें एक और अप्रोच भी बैठती है, वो क्या है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए इन दोनों में हम रेशियो ले लेते हैं, जैसे 4a³ b डिवाइडेड बाय 2a² b²। करेक्ट है। अब देखिए 4 से 2 कटे होगा 2 बार, a² है क्यूब से कट गया, a बच गया ऊपर, यहाँ पावर b है, b² से गया b। तो यानी इन दोनों का जो रेशियो निकल के आ रहा है Q1 और Q2 का, अगर आप देखें तो क्या निकल के आया है, 2a/b। ये इन दोनों का रेशियो निकल रहा है। अब देखिए a ऑब्वियसली b से ग्रेटर है, यानी कि Q1 इज ऑलवेज ग्रेटर वुड बी Q2। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां बैठ रही है, इसलिए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं हर बार हो जाए, लेकिन यहां पे फिट हो रही है। इस तरह के अप्रोचेस को अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ग्रेट। सेकंड, अगली नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस आउट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, चलो इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा आपका, मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूं क्योंकि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहां क्या हो रहा है, देयर आर 3 पर्सन X, Y एंड Z। देयर आर 3 पर्सन, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू अ बिजनेस। ध्यान से समझिएगा, X, Y, Z, दे आर 3 पर्सन। ये कहता है वेयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ X एंड Y टुगेदर इज 8000। इट मीन्स X और Y का इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिला के 8000 है, बट X का कितना है, Y का कितना है, वी डोंट नो दैट। गॉट इट? आगे बढ़ता हूं, समझिएगा। फिर ये कहते हैं आफ्टर ए ईयर Y रिसीव्ड 1800 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 6000। तो गाइस हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रखते हैं इनका और यहाँ पे प्रॉफिट। सिंस टाइम के बारे में कोई बात ही नहीं की है, तो इट मीन्स हम मान के चलते हैं सबका टाइम इक्वल है। टाइम इक्वल है तो रेशियो विल बी 1 1 1, उसकी कोई वैल्यू है नहीं, हटा दो उसको। आगे बढ़िए। अब ये कहता है Y रिसीव्ड 1800 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 6000, यानी कि Y का जो प्रॉफिट शेयर है वो 1800 होगा, और अगर टोटल प्रॉफिट तो जो होगा 4200 होगा बचा हुआ, यानी X और Z का जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा दैट वुड बी 4200।
आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। आगे बढ़ते हैं। फिर एक इसने ये बात जो रखी है बड़ी काम की, ये कहता है प्रॉफिट शेयर ऑफ एक्स इज इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई। ये कहता है एक्स का जो प्रॉफिट शेयर है वो वाई के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो मान के चले इसका प्रॉफिट शेयर, सपोज एक्स का प्रॉफिट शेयर सपोज हम पी रख दें, सपोज, तो यानी वाई का इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी पी ही होना चाहिए। तो एक बात याद रखें, इसको रेशियो में मत बदलिएगा। 1800 6000 ये 3/10 जरूर होता है, बट इसको रेशियो में मत कन्वर्ट कीजिएगा, बिकॉज वो इसकी प्रॉफिट वैल्यू को इसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करवा रहा है। तो यहाँ पे रेशियो में कन्वर्जन नहीं करना है, आपको एक्चुअल वैल्यू लेके ही चलना पड़ेगा। गाइज अगर देखिए ये P है, तो यानी X का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो 8000 माइनस P निकल के आएगा कि नहीं? हाँ। अब एक चीज समझें, इन दोनों का जो प्रॉफिट रेशियो है वो इन दोनों के इन्वेस्टमेंट रेशियो के ही इक्वल होगा कि नहीं? एक्स और वाई का जो प्रॉफिट रेशियो है वो एक्स और वाई के इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा। तो इन दोनों का इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना है? तो एक्स का इन्वेस्टमेंट रेशियो है 8000 माइनस पी अपॉन पी, और इन दोनों का प्रॉफिट रेशियो जो निकल के आया है वो है P अपॉन 1800। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आई क्या? अगर आप इसको थोड़ा ईज करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम 8000 में से हम 100 कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 1800 है, 6000 है, समझे मेरी बात को? तो ये 80 बन जाएगा। थोड़ा सा ये ईज हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेट करना, अदरवाइज इसका यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगा बट वो लंबा बन सकता है। तो आप इसको 80 ले लें और इसको माइनस पी ले लें, और याद रखें कि हमने कॉमन फैक्टर क्या लेना है? 100। तो यानी ये इक्वेशन बनेगी 80 माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू P अपॉन 18 ही ले लेते हैं, 100 कॉमन जा चुका है, क्रॉस कर दें। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, P स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8 इज 1440 माइनस 18P। इनको इधर भेज दिया जाए तो ये बनाएगा P स्क्वायर प्लस 18P माइनस 1440 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये करेक्ट है, ले लीजिए फिर। अब 18P को इस तरह से फैक्टर करना है कि ये 1440 बना दे, तो यानी एक नंबर 0 होना चाहिए और इनका प्रोडक्ट हैज टू बी 144 और इनका डिफरेंस शुड बी 18। तो एक ऐसा जो नंबर निकल के आता है वो है 48 और 30 प्लस 48 और माइनस 30। 48 इंटू 30 विल बी 1440 एंड द डिफरेंस इज 18। क्लियर रहा? अब समझें। अब ये क्या कहता है, अब इस चीज को समझ लें। तो यानी वैल्यू ऑफ P वुड बी कम एज 30, यानी P का वैल्यू 30 होगा। ये बात समझ गए? सिंस हमने कॉमन फैक्टर 100 लिया था, यानी P की वैल्यू 3000 हो जाएगी, 3000। अब ध्यान से समझे, तो अगर इसका प्रॉफिट शेयर 3000 है तो यानी Z का प्रॉफिट शेयर 1200 होगा। यानी इन दोनों के प्रॉफिट्स का रेशियो 3:2 है, तो यानी Z का इन्वेस्टमेंट 2000 होगा, बिकॉज ये अगर 3000 है तो इट वुड बी 2000, सो द रेशियो विल बी 3:2। तो यानी कि ये कहता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ Z, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ Y, तो Z जो होगा स्मॉलर रहेगा, तो यानी क्वांटिटी 1 विल बी स्मॉलर देन क्वांटिटी 2, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप सबको समझ में आया होगा। क्लियर? तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको दोबारा देखिएगा, इसको इक्वेशन हमने कैसे फॉर्म किया, किस तरह से बनाया, तो आपको जल्दी से ये चीजें क्लिक हो जाएंगी। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, क्या है कैसे है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ये कहता है बैग कंटेन्स 2 टाइप ऑफ कलर बॉल्स, रेड एंड व्हाइट। ठीक है, एक बैग है जिसमें 2 तरह के कलर बॉल्स हैं, एक रेड है और एक व्हाइट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 रेड बॉल्स फ्रॉम द बैग? तो यानी बैग में से 2 रेड बॉल पिक करनी है आपको। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी 2 बॉल का प्रोबेबिलिटी पिक करना होता है, ठीक है ना, जब भी 2 बॉल्स का प्रोबेबिलिटी पिक करना होता है, यू शुड नो द नंबर ऑफ बॉल्स। तो यानी बेसिकली आपको रेड का नंबर और व्हाइट का नंबर मालूम होना चाहिए, तभी आंसर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब इसका पहला स्टेटमेंट क्या है? तो इसने हमें क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं की है कि रेड कितनी है व्हाइट कितनी, इनमें क्या रिलेशन है, कुछ भी नहीं पता। अब स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम द बैग इज 1/4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग व्हाइट बॉल इज 1/4 है। एक बॉल को पिक करने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, यानी इसका 3/4 होगा। हाँ
अगर व्हाइट बॉल को पिक करने का प्रोबेबिलिटी 1/4 होता है तो 1 माइनस 1/4 कर देंगे तो हमें रेड का प्रोबेबिलिटी मिल जाता है विच इज 3/4। अगला स्टेटमेंट ये कहता है द नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर थ्राइस ऑफ व्हाइट कलर बॉल्स। तो ये कहता है रेड बॉल का जो नंबर है वो व्हाइट का 3 गुना होगा, दैट विल बी 3 टाइम्स। तो देखिए अगर हम इनको रेशियो में बदलते हैं, 4 से 4 कट के 3:1 ही तो आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट नहीं भी देते थे तो हमारी इस क्वेश्चन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो दैट वाज रिडंडेंट फॉर अस, ये हमारे को जरूरत नहीं थी। क्लियर? आगे फिर ये कहता है डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 रेड बॉल एंड पिकिंग 1 बॉल व्हाइट बॉल इज हाफ। ये कहता है 1 रेड बॉल को पिक करने का प्रोबेबिलिटी और 1 व्हाइट बॉल को पिक करने का जो प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हाफ है। तो देखिए गाइज दोनों का प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमारे पास है, 3/4 माइनस 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू हाफ। ये तो हमें वैसे ही पता लग रहा है, तो इस स्टेटमेंट की भी कोई जरूरत नहीं थी। तो इट मीन्स हमें इस स्टेटमेंट से नंबर ऑफ बॉल्स नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर आंसर आएगा नाइदर 1 नॉर 2। आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस। तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी नाइदर नॉर, यानी दोनों ही स्टेटमेंट हमारे लिए कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, सो गाइज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, ध्यान से समझें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कहता है व्हाट इज द एज ऑफ कृष्णा। कृष्णा का एज क्या है? ठीक है, एक पर्सन है, अगेन डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गिवन है। ये कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ कृष्णा इज 37.5% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। इट मीन्स कृष्णा और मनीष के बीच में एज का जो रेशियो रहेगा दैट वुड बी 3:8। अब ये कहता है आफ्टर 12 ईयर्स रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 8:15। इट मीन्स आफ्टर 12 ईयर्स द रेशियो वुड बी 8:15। तो गाइज अगर आपके पास प्रेजेंट रेशियो है और 12 साल बाद का रेशियो है तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट। तो हमारे लिए स्टेटमेंट 1 अकेले से ही आंसर निकल जाएगा। तो यानी स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। क्लियर? लेकिन हमें स्टेटमेंट 2 भी देखना चाहिए। अगर इससे इंडिविजुअल आंसर आ रहा है तो आइदर और हो जाएगा, अदरवाइज ओनली 1 रहेगा। ठीक है, इससे हमारे बोथ वाला ऑप्शन कट हो गया, ओनली 2 कट हो गया, समझ रहे हैं, नाइदर कट हो गया। ये 3 ऑप्शन हमारे कट हो चुका। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन अलाइव बचे हुए हैं। ठीक है, अगर सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में अकेला सफिशिएंट है तो आवर आंसर वुड बी आइदर और। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है 8 ईयर्स बिफोर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 480। अब ये 8 साल पहले इन दोनों की एज का प्रोडक्ट 480 था, बट ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर निकल सकते हैं। तो हम इसका आंसर आएगा, मतलब इससे अकेले से तो आंसर नहीं निकलेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। तो इट मीन्स अवर आंसर इज ओनली 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ओनली 1 फर्स्ट स्टेटमेंट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके गाइज, क्लियर रहा? सो आई होप आज के क्वेश्चन, ये मेंस लेवल के जो सारे क्वेश्चन थे आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, अगले सेशन में फिर मिलेंगे और जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, और बहुत मजे से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, फिर मिलेंगे जल्द ही।